इन्हीं लफ्जों के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। माननीय उपसभापति महोदय, वर्तमान में वित्त विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के बजट के संदर्भ में मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी प्रतिपक्ष के हमारे शक्ति सिंह गोहिल जी ने अपनी प्रखर और कटु आलोचना की। स्वाभाविक है कि यह विनियोग सत्ता के वियोग काल में उनको सुखद संयोग तो नहीं दे सकता था, तो उनकी भावना का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, जो विनियोग विधेयक है, एप्रोप्रिएशन बिल, यह संचित निधि से सरकार को विशेष मदों में पैसा लेने के लिए प्राधिकृत करने के लिए है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और मेरे विचार से जब इसकी अवधारणा की गई होगी तो यह होगा कि जब आवश्यकता पड़े तो तदनुसार सरकार इस निधि से पैसा ले सके। और यदि हम पिछले एक वर्ष के कालखंड को देखें, जो वित्तीय दृष्टि से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए, विश्व के ज्ञात इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि विश्व के सारे बड़े देशों की अर्थव्यवस्था निगेटिव में जा रही हो, तो मेरे विचार से आवश्यकता की दृष्टि से देखें तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि संचित निधि से किन मदों में यह पैसे को लेने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम ये देखें कि जो द्वितीय पूरक मांगे थी सेकेंड सप्लीमेंट्री में, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए केवल यह बताने का प्रयास करूंगा कि इस कालखंड में कौन सी ऐसी चीजें थीं जिनके के लिए सरकार ने इनको इस मद में रखने का प्रयास किया। When rupees 3 lakh crore to FCI and other additional allocation of food grains under PMKY and Atmanirbhar Bharat and free supply for grain and pulses to 80 crore people for 8 months। मेरे विचार से इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 65,411 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर को दिया गया आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया भारत के अंदर मेक इन डिफेंस को मजबूत करने के लिए। 1,29,233 करोड़ रुपए राज्यों के जीएसटी के भुगतान के लिए और 26,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए, जो खासकर ये समय जब माइग्रेंट लेबर्स की समस्या सभी राज्यों ने और पूरे देश ने देखी है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही युक्त संगत प्रतीत होता है और सरकार का यह निर्णय एकदम सही है। हाँ, यह जरूर कहना चाहूंगा, बजट को गए हुए लगभग 6-7 सप्ताह बीत चुके हैं। बजट के कई प्रावधानों को लेकर हमारे विपक्षी मित्रों ने कई आलोचना की, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं, आप सबको ध्यान है कि थर्ड क्वार्टर की जो आंकड़े आए हैं 2020 और 21 में, पहली बार पॉजिटिव ग्रोथ रेट आई है। 0.4% ही सही, परंतु सकारात्मक आई है। और इस सकारात्मक को देखने के लिए हमें यह समझना होगा कि कौन से सेक्टर्स पे पॉजिटिव आया है। ऐसा नहीं कि कोई एक आध जगह पे हुई है, लगभग कटिंग अक्रॉस द वेरियस सेक्शंस सब जगह पॉजिटिव ग्रोथ रेट थर्ड क्वार्टर में आई है। Sectors witnessing the positive growth during the third quarter of 2021 over 29-20 are agriculture, forestry and fisheries around 3.9%, manufacturing 1.6%, electricity, gas, water supply and other utility services and construction 6.2%, financial and real estates, professional services 6.6%। ये सरकार की तरफ से आधिकारिक आंकड़े दिए गए हैं। और एक सकारात्मक पक्ष भी रहा है कि इसी दौरान एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। इन 2019-20 as per the fourth advance estimate, the total food grain production of the country was 296.65 million tons and which is higher 11.44% as compared to previous। यानी कि इस कालखंड में भी इस देश में अन्न का उत्पादन अच्छा और बेहतर रहा। ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण था। अगर हम बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स को देखें तो ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो as a percentage of gross advance scheduled commercial banks decreased from 8.2 to 7.5, यानी उसमें भी सुधार दर्ज हुआ। तो GNPA रेशियो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो भी डिक्रीज किया, 10.5 से 9.4 पे आया, यानी उसमें भी एक सकारात्मक दृष्टि रही। और स्ट्रेस एडवांस रेशियो डिक्रीज फ्रॉम 10.75 टू 9.96। और इतना ही नहीं, इस दरमियान मनरेगा में हमने दिहाड़ी भी बढ़ाने का प्रयास किया। अभी बजट के तमाम प्रावधानों के संदर्भ में उन्होंने बताया, तो बजट के प्रावधान में
अब उसमें विस्तार में नहीं जा सकते, हम सब लोगों को पता है हेल्थ में क्या किया है, एग्रीकल्चर में किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो और चाहे आधुनिक तकनीक से जुड़े विषय हो जैसे हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसी वजह से अब जो रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ने 11% ग्रोथ रेट अगले वर्ष के लिए प्रोजेक्ट की है, आईएमएफ ने 11.5% कही है, जो कि उन्होंने इस वर्ष के अंत में कहा था। परंतु मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो अनुमान है उनका भी यहां पर उल्लेख करना उचित समझूंगा। ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिवाइज द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर 2021 to 10.2% from the previous estimate of 8.8%. Citing the receding COVID-19 risk and the shift of the monetary policy outlook, and in further said that the budget of 21-22 will create a positive externalities for the private sector and the forecast of the slower consolidation in the next year. It further said a proposed increase in the capital expenditure should also lower the contractionary impact of the consolidation of the GDP. आपको शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मूडीज के इन्वेस्टर सर्विसेज एसोसिएशन के एसोसिएट एमजी मिस्टर जीन फांग ने तो 13.7% तक की संभावना भी भारत के लिए व्यक्त की है अगले वर्ष में। और आज कल ही जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है फिच, उसने अपना रिवाइज एस्टीमेट दिया है, तो उसने कहा है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स एट 12.8% फ्रॉम द प्रीवियस 11%। तो ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं उन्होंने भी अब उत्तरोत्तर भारत के विकास में एक सकारात्मक दृष्टिकोण देखना शुरू कर दिया है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि विदेश में छपी हुई तमाम रिपोर्टों के बारे में भारत विरोधी नकारात्मक छिद्रान्वेषण के जो शोधकर्ता हैं उस मानसिकता से मुक्त होने की जरूरत है। कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो आपको बहुत नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ग्राम ज्योति योजना के द्वारा गांवों तक तो ज्योति पहुंचा दी, परंतु इस अंधकार से भरे हुए नयनों में ज्योति कब पहुंचे इसकी हम प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि उसे समझने के लिए मनः स्थिति भी ठीक होनी चाहिए दृष्टि के साथ साथ। सभापति महोदय, हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहा गया है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम और लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात यदि मन ही आपकी प्रज्ञा और विवेक जागृत ना हो तो बड़े से बड़े पुस्तकें शास्त्र दिखा दिए जाएं, आपके लिए निष्प्रभावी रहते हैं। जैसे आंखें बंद हो या हो ही नहीं तो दर्पण दिखने से कुछ नहीं दिखता। इसलिए देखने का यह प्रयास करना चाहिए। अब हम अगर जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया है कि ग्रास रूट लेवल तक वहां पर लोकतंत्र गया है और उसे स्ट्रेंथन करने की व्यवस्था इस बजट में भी की गई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और जम्मू कश्मीर के लिए 71.25 करोड़ रुपए का 285 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के लिए डेवलपमेंट फंड और 30 करोड़ रुपए इस बात के लिए रखे गए जहां पर ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के ऑफिसेज बन सकें। इसके अतिरिक्त 1313 करोड़ रुपए का प्रावधान पंचायती राज के संस्थानों को सुदृढ़ और अर्बन लोकल बॉडीज को भी और मजबूत करने के लिए किया गया है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो एम्प्लॉयमेंट में जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि 12,379 जम्मू कश्मीर में गजेटेड और नॉन गजेटेड वैकेंसीज हैं। इसके अतिरिक्त 10,000 क्लास 4 वैकेंसीज हैं और इन सबको आइडेंटिफाई करके इसके अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। 200 करोड़ रुपए का प्रावधान मिशन यूथ के लिए किया गया है, जो कि एक मेजर इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर के युवा को आगे बढ़ने की नई दिशा देने के लिए। अगर हम बहुत विस्तार में न जाते हुए केवल 2-4 प्रमुख बिंदुओं को देखें तो ₹400 करोड़ प्रोविजन फॉर द GST रिइंबर्समेंट, 200 करोड़ फॉर द मिशन यूथ, 800 crore for the capitalization of the JNK Bank Limited, 300 crore for the CRIF road, 1,500 crores for PMGSY, 500 crore for NABARD, and ₹28 crore for maintenance of the Mughal Road, and 200 crore for the festival promotion, and 100 crore for the promotion of the cinema theatre, and 200 crore for the heritage preservation. अर्थात कोई भी ऐसा कश्मीर के जीवन से जुड़ा हुआ
भाग नहीं है, पहलू जिसे इसमें छूने का प्रयास नहीं किया गया हो। और इसी के साथ साथ स्पेशल अटेंशन शैल बी गिवन टू द स्मूथ कंडक्ट ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा कमेंसिंग इन द जून जुलाई ऑफ दिस ईयर। क्योंकि जब हम कश्मीरियत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अमरनाथ यात्रा से बड़ा कश्मीरियत का कोई प्रतीक नहीं है। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो 4th रिवाइज एस्टीमेट में इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में एक बिंदु और ध्यान आता है। जब हमने इतने प्रकार के टूरिज्म के, इतने प्रकार के लोकल बॉडीज के और हर प्रकार के जो प्रयास किए हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जब वहां का उल्लेख आता है, पहली बार जमीन के ऊपर लोगों को यहां से पहुंचा हुआ पैसा प्राप्त हो रहा है। अन्यथा इससे पहले बहुत प्रकार की बातें आती थी, उनके मैं विस्तार में, उसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कश्मीर में माइग्रेंट्स के लिए भी हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 6000 पदों का सृजन किया है और 3841 उसमें से भरे जा चुके हैं। अर्थात जो हमारे कश्मीरी विस्थापित हैं उनको पुनर्स्थापना की दृष्टि से भी इस बजट में एक प्रावधान करने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए चाहे लोन हो, कैश असिस्टेंट हो, फ्री राशन हो, अनेक प्रकार के पैकेजेस देकर कश्मीर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। परंतु सभापति जी, अभी शक्ति सिंह गोयल जी ने अलेक्जेंडर का उल्लेख कर दिया तो मुझे कश्मीर के संदर्भ में कुछ बात याद आ गई। वो ये है, कश्मीर भारत के लिए एक अद्भुत और विश्व के लिए भी एक अद्भुत समस्या है थी। हम एप्रोप्रिएट शब्द को हिंदी में कहते हैं उपयुक्त। अब हमें यह देखना चाहिए कि कश्मीर की जब उल्लेख आता है, कितनी उपयुक्तता और कितनी विचित्रता थी। जब भारत में सभी राज्यों का विलय हुआ तो सबका विलय हो गया, एक ही रह गया, यह पहली विचित्रता थी। यहां तक कि जूनागढ़ और हैदराबाद सभी सॉल्व हो गए, गोवा भी सॉल्व हो गया, एक बचा रह गया, यह पहली व्यवस्था थी। और अब जो उन्होंने कहा था सिकंदर, संयोग से हम सभी पढ़ते हैं अलेक्जेंडर के बारे में, पर बहुत कम लोगों को इस बारे में ध्यान होता है कि भारत का भी एक राजा था जिसको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा जाता था, और वो था कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने कि आज के ईरान, आज के चाइना के बड़े हिस्सा, कैस्पियन सी, सेंट्रल एशिया और यह तक कहा जाता है कि कैस्पियन सी तक उसका राज्य था। मगर अफसोस, दूसरी विचित्रता क्या थी, स्वतंत्र होते ही वो भूमि जहां से अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया निकला था, उस भूमि का हिस्सा टेरिटरी चली गई दूसरों के हाथ में। दूसरी विचित्रता थी। तीसरी विचित्रता थी कि दुनिया में कहीं भी आपने युद्ध देखा होगा तो जो सेना जीत रही हो, जो देश ताकतवर हो, वो युद्ध विराम नहीं करता। यहां हम बड़े थे, हम जीत रहे थे, 48 घंटे की और बात थी, हमने युद्ध विराम कर दिया। अगली विचित्रता थी कि दुनिया में कहीं भी आपने देखा होगा युद्ध के दौरान वही देश संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है जो कमजोर पड़ रहा हो। यहां हम मजबूत थे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। और यह भी ध्यान रखने की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ 3 वर्ष का था, हमने उसकी अथॉरिटी बढ़ाई, हमने उसकी लेजिटिमेसी बढ़ाई। उस जमाने में 2-2.5 वर्ष पुराना था, अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। इसलिए मैं अब एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी पक्ष वालों को शायद उचित लगे पर उन्हें याद दिलाना बहुत जरूरी है। कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था। क्यों? जब 42वां संविधान संशोधन भारत में पारित हुआ, किन परिस्थितियों में पारित हुआ वो एक अलग बात है, परंतु चूंकि कश्मीर को एक आड़ थी कि जब तक वहां का विधानसभा किसी भी संविधान संशोधन को एडॉप्ट नहीं करेगी तब तक वह अंगीकृत नहीं होगा, इसलिए वो अंगीकृत हुआ ही नहीं। वह अंगीकृत हुआ 5 अगस्त 2019 को कश्मीर सेकुलर बना। यानी बड़ी मजेदार बात है, जो राज्य संवैधानिक दृष्टि से सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का प्रतीक था। और यहां एक और बात थी, घाटी में 97% लोग अल्पसंख्यक थे और 2% लोग बहुसंख्यक थे। इसलिए मैं कह रहा हूं विचित्रताओं से भरा हुआ था और उस सारी विचित्रताओं का निवारण हमारी सरकार ने किया है। और एक और बिंदु कहना चाहता हूं, भारत में जितने भी राज्य हैं, एक ही राज्य ऐसा है जिसका वही नाम चला आ रहा है जो प्राचीन काल से, वो है कश्मीर। नीलमत पुराण में कश्मीर लिखा है और कल्याण की राजतरंगी में कश्मीर लिखा। बाकी सभी राज्यों के पुराने नाम कुछ और थे, आज कुछ और बदल गए।
तो मतलब भारत की प्राचीन शाश्वत संस्कृति का भी प्रतीक था। और मैं एक और ईमानदारी से कहता हूं, हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर तो सूफी परंपरा का भी अंग था। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में पहले ऐसा था, आज ऐसा हो गया, तो जो कुछ कश्मीर में हुआ 60-70 सालों में, सूफियों के 4 बड़े सिलसिले हैं, सोहरावर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी और कादरी। आज चारों के मरकज कहां है कश्मीर में? कहीं नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। तो सब प्रकार की संस्कृति खत्म हुई थी और हम सब प्रकार की संस्कृति को आगे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी देखिए कि उल्लेख उन्होंने किया था कि पंडित नेहरू जी ने एक संकल्प किया था, तो मुझे याद आता है अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। ये रावी की शपथ क्या थी? ये 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो रावी के तट पर हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था और उसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। शपथ उनकी थी, अधूरी रह गई थी, अटल जी के हृदय में पीड़ा थी और मोदी जी ने वो शपथ पूरी करके दिखा दी। तो इसलिए मैं उनको साधुवाद देते हुए कहूंगा कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अधिक विस्तार में न जाते हुए, अब देखिए अभी इन्होंने एक और उल्लेख किया था शक्ति सिंह जी ने। मैं इसके में जो और रोड के लिए कितना किया है, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए कितना किया है, मेडिकल एजुकेशन के लिए 1456 करोड़ रुपए किया है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए 2008 करोड़ किया है। परंतु उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, कभी कभी बरबस सच्चाई मुंह से निकल जाती है। उन्होंने कहा कभी कभी बेटा लायक ना हो तो पिता की सारी विरासत को नष्ट कर देता है। कौन बेटा? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता है। सब लोग समझदार हैं, सदन में बैठे हुए सभी लोग बहुत। और जवान बेटा किसकी सुनता है? और यदि वो चिर युवा हो तो और भी नहीं सुनता। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपको कोई चीज एहसास हो रही, मतलब जो चीज सामने दिख रही हो वो भी नहीं दिखती है, अरे देखने वाले को तो भगवान नहीं दिखता। तो उनके लिए जब उन्होंने अभी कहा तो मुझे एक पंक्ति याद आई कि नई उम्रों की खुदमुख्तारियों को कौन समझाए। अपने आप में वो हो जाता, अब तो मैं बड़ा हो गया, मैं समझदार हो गया। नई उम्रों की खुदमुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है, और सलीका नहीं आता उसे शायद एहसास करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। और अंत में मैं ये कहूंगा, आज लोहिया जी का जन्मदिन है। वो समाजवादी थे, परंतु उन्होंने पश्चिमी समाजवाद की जगह भारत के नव समाजवाद की आर्थिक नीति के बारे में कहा था। और उन्होंने कहा था कि भारत को भारत के हिसाब से चलना होगा। और आज भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी का बलिदान दिवस भी है, तो ये भी हमें याद आता है। तो बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हमने बहुत लंबे समय तक कभी कम्युनिस्टों की आर्थिक नीति के पीछे चले गए, कभी कैपिटलिस्टों की आर्थिक नीति के पीछे चले गए, और आज वो कहां पहुंचे? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और ऐसा लगा कि अमेरिका का तो अब आर्थिक जगत पर एक छत्र साम्राज्य आ गया। 1992-93 में एक बहुत बड़े राइटर हुए फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उसमें एक शब्द था कि वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। इतना अहंकार कि अब तो पूंजीवादी अर्थतंत्र ही जो उन्होंने कहा वही चलेगा। मगर क्या हुआ? 25 साल भी नहीं गुजरे, 2016 में ट्रंप आकर कहते हैं पहले अमेरिका को बचाना है, और सबसे पहले आके पैसिफिक एग्रीमेंट से बाहर होते हैं। अर्थात जो सोच महात्मा गांधी जी की रही हो, दीनदयाल जी की रही हो, लोहिया जी की रही हो कि कोई बाहर का मॉडल हमें देखने की जरूरत नहीं है, ना कम्युनिस्ट, ना कैपिटलिस्ट, वन एंड ओनली नेशनलिस्ट। सिर्फ हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम 75वां वर्ष अगले वर्ष स्वतंत्रता का मनाने जा रहे हैं। तो जब स्वतंत्रता के बलिदानियों को याद करते हैं तो हमें विजन ये रखना होगा कि 25 साल बाद 2047 में जब हम शताब्दी मनाएंगे तो भारत क्या होगा। इस संदर्भ में सभापति महोदय, मुझे एक ध्यान आता है कि आज से करीब 10 साल पहले की बात है, डिस्कवरी चैनल के ऊपर एक कार्यक्रम आता था, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया। उसमें भारत के आर्थिक विषयों के बारे में कहा गया और कहा गया यदि भारत कुछ आर्थिक विषयों को सुधार ले
तो जानते उसने क्या कहा था? उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शताब्दी का मध्य आते आते, यानी 2047 आते आते, हम चीन से अधिक बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं और हम अमेरिका से भी बेहतर हो सकते हैं। तो उसने शब्द जानते क्या प्रयोग किया? That if India goes in a right direction, by the mid of this century, India can be the biggest and the richest nation on earth. इतना नहीं, the place at which it remained from most of the time in the history. यानी हम सबसे बड़े और संपन्न राष्ट्र, मगर जो हम हमेशा ही रहे थे। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ हमारे बलिदानियों के मन का भाव था, जो कुछ हमारे आर्थिक दृष्टिकोण के देताओं के मन का वाक्य था, वो सब पूरा होगा। अब मोदी जी ने सब कुछ राइट डायरेक्शन में कर दिया है, एंड द पॉलिटिक्स इज आल्सो गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो सिर्फ यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि जो कुछ हमने वैदिक काल से आज तक सोचा था, भारत उसी अनुसार आगे बढ़ेगा। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी सुरक्षा और समृद्धि कारक हमारी स्वाधीनता होगी। यह कहते हुए मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।